आगे का करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया था वाटरमेलन वगैरह के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो थी। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट मास ऑफ एटम इज़ अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विद द। हाँ, तो इसमें एक चीज़ ये थी कि जो मास एटम का मास था वो ये बताया जाएगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, मतलब ये नहीं कहीं कम ज़्यादा है, ठीक है। और थॉमसन को किसी नोबेल प्राइज़ से अवार्ड दिया गया था फिजिक्स में 1906 में इसकी इस थ्योरी के लिए, ठीक है। बाकी ये जो है ये इतना खास नहीं है, इसलिए मैंने समझाया गया है। रदरफोर्ड के बाद ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, दिस इज़ वेरी गुड। ये तो मैं ऐसे बिना देखे समझा रही हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, देखो एक यहाँ पे ना एक शीट होती है, ये किसकी होती है, गोल्ड फॉइल की होती है। ये क्या होता है, गोल्ड फॉइल होती है, ठीक है। तो उसने ये क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंका 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 हर जगह फेंका, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे ना, देखो जैसे ये शीट है, अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे गए, ठीक है, मतलब डेविएट हो गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, लेस, मतलब ये बेसिकली डेविएट हुए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेविएट हुए, लेस डेविएट हुए, बहुत ज़्यादा डेविएट, मतलब बहुत ज़्यादा बिखरे कि कम भटके, ये एकदम सीधे चले गए। कुछ ऐसे थे जो कि सीधे जाके वापस ही आ गए, वापस आ गए, गए और वापस आ गए। कुछ ऐसे थे जो गए और मतलब लेस डेविएट हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल। इससे क्या मालूम पड़ा, देखो कुछ थे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आपस में अपने आप चले गए। थिन गोल्ड की फॉइल थी। अब इसमें क्या मालूम पड़ा वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब तो फालतू की बात है। देखो ये इसमें थिन गोल्ड फॉइल यूज़ कर सकते हैं जो कि है जिंक सल्फाइड की, या फिर ZnS जो ऊपर पड़ी थी ना, जिंक सल्फाइड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट हद से ज़्यादा गारंटी आता है, गारंटी। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। कुछ तो ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट किए वो सीधे सीधे चले गए, बिना भटके हुए एकदम स्ट्रेट लाइन में चले गए, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो कि कम कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जो कि बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। कुछ ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री में, जो गए और बाउंस बैक हो गए। इससे क्या मालूम पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पास थ्रू द फुल। ये जो अनडिफ्लेक्टेड गए ना सीधे सीधे, क्यों हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम के अंदर वो खाली खाली होता है, ठीक है। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो एकदम बिना किसी उससे, मतलब लाइट वेटेड है तो अपने आप चले गए, क्योंकि ऊपर पड़ा था लाइट वेटेड होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं। अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज, कुछ जो जिसमें थोड़ा बहुत चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वो डिफ्लेक्ट हो गए हल्का सा। द डिफ्लेक्शन मस्ट भी, ठीक है, वो शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है। इससे क्या, जो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए ना, उससे क्या मालूम पड़ा है कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह अच्छे से नहीं फैला हुआ है, ठीक है। ये थॉमसन की बताई हुई बातें थी। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम ही वॉल्यूम में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। उसी की वजह से वो रिपेल हो गया और थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गया है। अब जो ये था 180 वाला, उसमें क्या था, छोड़ देना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल। इसने क्या बताया कि एटम के अंदर, देखो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ये बोला कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब ज़ीरो के बराबर था। इसी वजह से वो एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम द रेडियस ऑफ द, एक सेकेंड, ये वो वाली लाइन नहीं है, ये वो नहीं है, क्रिकेट बॉल, ठीक है। अच्छा, इसने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस का बेसिकली एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो कितना, 10⁻⁻10, हाँ 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 सॉरी, एटम का होता है ये। तो देखो न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 और एटम का 10⁻⁻10 मीटर, ये बताया कुल मिला के। दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द, ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन। उसने क्या बताया, जो पॉजिटिव चार्ज था एटम में
वो जो ठीक है, हाँ, एक्स स्मॉल जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम जगह ही है, ठीक है, एटम में। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम कॉल न्यूक्लियस, इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। अब मुझे मालूम है आप सोच रहे हो प्रोटॉन, प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होता है, उसको क्यों नहीं बोला। ये न्यूक्लियस की बात है, न्यूट्रॉन अलग है और न्यूक्लियस अलग है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है, ये एटम के अंदर है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये तो रदरफोर्ड की थ्योरी है, जो ऊपर जो बताया था ना, प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये थॉमसन की थ्योरी थी, ये अलग है, इसको भूल जाओ। अभी हम रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने ये चीज़ बताई है कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। उसने बोला था न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है। ये इसकी थ्योरी, अलग अलग थ्योरी है साइंटिस्ट की। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। इसने बताया जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस है, इसके बाद जो न्यूट्रॉन होंगे ना वो ऐसे बहुत हाई स्पीड में इसके बाहर घूमते रहते हैं। और इसे सर्कुलर पाथ, इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम। इससे क्या माना जाता है, सोलर सिस्टम की तरह, के बीच में सन है और उसके आसपास प्लेनेट घूम रहे हैं। इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन, बताया, ये तो बता ही दिया। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इसके इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। ये सब तो फालतू की बात है, पढ़ने की जरूरत है। एटॉमिक नंबर को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर सबके अलग होते हैं। जेड का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के बराबर, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, ठीक है। वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। जो पॉजिटिव न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। द मास ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एज जिसका, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास ऑफ, जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, जो ए से रिप्रेजेंट होता है। अब एक मास नंबर में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जो जेड है इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बोलते हैं, तो ये जेड के बराबर भी लिख सकते हो, यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो, ठीक है, और करके जेड भी एक ही बात है। अच्छा, आइसोबार आइसोटोप इतना लंबा लिख रखा है, ये जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। आइसोबार में बेसिकली क्या होता है, आइसोबार, इसमें क्या होता है, जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, सेम मास नंबर। डिफरेंट क्या होता है, बस ये याद रखो क्या चीज़ किस में डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब इसमें कैसे याद करोगे, बार का मतलब क्या होता है, बार याद है, जिम में बार उठाते हैं तो समझ लो मास से रिलेटेड है, तो उसमें मास हमेशा सेम होगा, मास नंबर ऐसे करके याद कर लो, मैंने भी की थी ऐसे। अब आइसोटोप में क्या सेम होता है, आइसोटोप में क्या सेम होता है, एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, बट इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक टोप से याद कर लो, एटॉमिक नंबर, टोप एटम से बनती है ना, तो टोप ऐसे करके याद कर लो। एटॉमिक नंबर सेम होता है, और मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल है इसमें, हाँ एग्जाम्पल है, देखो क्या है, ड्यूट्रियम, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, नीचे जो लिखते हैं वो क्या होता है, नीचे जो लिखते हैं वो मास एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखते हैं ना साइड में, ये मास नंबर होता है। देखो ये बेसिकली हाइड्रोजन के ही पार्ट होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो बेसिकली देखो सबके नीचे 1 1 तो सेम ही, एटॉमिक नंबर सबके सेम है, लेकिन मास नंबर सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज़ बताया है बेसिकली। और आइसोबार में देख लो, देखो ऐसे करके लिखते हैं, ऊपर ए आता है, नीचे जेड आता है, मतलब नीचे क्या आएगा, जेड अपना, जेड क्या होता है, अभी बताया था जेड क्या होता है यार, मैं खुद भूल गई। जेड एटॉमिक नंबर हाँ एटॉमिक नंबर होता है, ये मास होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल बता रही थी मैं,
जैसे कि देखो इसमें ऊपर के मास से में कार्बन और नाइट्रोजन में 14 है, लेकिन नीचे का देखो इसका 6 होता है, एटम में इसका 7 होता है, और मास दोनों के सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। और देखो ये तो सिर्फ वही ISO 12 ISO 2 और क्या था, हाँ इसमें यही बताया है। ये जो है इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन BR, ठीक है। इसमें क्या दिखा हमें, क्या दे रखा है दिखाते हैं। ये 80 दे रखा है और ये 55। अच्छा ये 55 क्या है, एटॉमिक नंबर जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, और 80 क्या है, ये मास नंबर है जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास Z भी है और A भी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो जो हमें मालूम है Z किस किस के बराबर होता है, नंबर ऑफ, कहाँ हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो Z का 80 का मतलब क्या है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दे रखे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला भी पढ़ा कर पीछे क्या होता है, ये देखो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, अच्छा नहीं ये नहीं है, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी आपको दे रखा है 80 माइनस 35 कैसे कर दिया इसमें, Z 35, अच्छा सॉरी ये 55 नहीं 35 है, सही तो था यार 35। ओके ओके ओके, अब समझिए ये ए क्या है अपना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या किया इसने, ये जो न्यूट्रॉन है इसको इस साइड भेज दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इस साइड भेज दोगे तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये इधर जाके माइनस में नहीं होगा तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाया न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है तो A माइनस Z, वही कराया। 80 में से 35 माइनस कर दिया, 45 आ गया आराम से। ये वाला खुद करके तो लिखना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। और अब क्या पढ़ना है हमें, ये हो गया ड्रॉबैक पढ़ते हैं। चलो ड्रॉबैक क्या थे, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्यों फेल हुआ, वो क्या गलती कर दी उसने। वैसे ये ना इससे पढ़ना बेकार है, पॉइंट वाइज नहीं लिख रखा। एक सेकेंड में दूसरी वेबसाइट पर रखती हूँ, ड्रॉबैक ऑफ, हाँ अब समझ आएगा ना, पॉइंट वाइज ही मिलेगा। एक तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है एटम की, डाल्टन था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और रदरफोर्ड भी वही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये दोनों ही ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। देखो ड्रॉबैक को लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, फेलियर भी कह सकते हैं। क्या नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की भी, स्पेक्ट्रा मतलब जो रेनबो की लाइंस बनती है ना 7 कलर की, उसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। वाइल रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल वाज अ मेजर स्टेप्स, से ये तो छोड़ो, बेसिकली क्या पढ़ना है हमें वो देखते हैं। ये तो 4 जो पॉइंट है ये किस चीज़ के हैं कि मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी, मतलब क्यों थे। देखो मैं दिखा रही हूँ, खुद याद कर लें, अपने आप नोट्स में लिख सकते हो अपने, देखो दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सबको समझा चुकी हूँ एक बार। अब ये पढ़ते हैं ये ड्रॉबैक क्या थे। एक तो एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं कर, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं कर पाया, ठीक है। क्या नहीं कर, therefore कुड नॉट क्लैरिफाई व्हाई एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एमिट लाइट इन स्पेसिफिक लाइन्स रेदर देन अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये नहीं कर पाया कि जो हाइड्रोजन है वो लाइट एस्ट होता है ना, हाइड्रोजन बहुत लाइट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है एटम, तो ये नहीं कर पाया कि ये कम लाइट क्यों एमिट करता है, बेसिक कम लाइट क्यों एब्जॉर्ब करता है अपने लिए, ठीक है, बाकी अदर स्पेक्ट्रम से, ठीक है। लैक ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, अभी आगे पढ़ेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगा लेकिन बस याद कर लो।
हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड है। इसने ये बोला था कि एनर्जी लेवल जो होते हैं ना फिक्स होता है। अभी एनर्जी लेवल आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसने बोला था फिक्स्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना याद करना। ठीक है, ये था। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने का कोई सेंस नहीं था। सीधे एग्ज़ाम में पॉइंट पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है। अरे यार नीचे हो। एक और क्या था, इससे नथिंग अबाउट इसने रदरफोर्ड मॉडल का एक और क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता इलेक्ट्रॉन की कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसने बस ये बोल दिया कि न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है, एटम में न्यूक्लियस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 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 है। ये नहीं बताया कि कैसे है क्या है, और ये कहता था ऑर्बिट में घूमते हैं, बस वो इतना ये कहता था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं कहता था। और ना एनर्जी बता पाया था इलेक्ट्रॉन की कि क्या एनर्जीज़ में है। ठीक है, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा थप्पड़ है भाई। हाँ, डेवलपमेंट यही तो था। हाँ, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर्स मॉडल। और रिजल्ट फ्रॉम द, ठीक है ये रहा। नील्स बोहर यूटिलाइज दीज रिजल्ट। अब क्या है, जितने भी ये लोगों ने जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आया, बहुत फेरेडे आया, बहुत सारे लोग आए, इन लोगों ने जो जो एक्सपेरिमेंट बताए इसने सबके रिजल्ट चुराए और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर इसने एक नया मतलब मॉडल बनाया। टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोहर्स मॉडल एटम। अब इसने अपना खुद का मॉडल, पहले थॉमसन मॉडल एटम था, अब बोहर्स ने बना दिया। इसने क्या था, डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स द रेडिएशन प्रेजेंट। इसने बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया था, वो चीज़ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो दो तरीके की बिहेव करती है। एक तो वेव लाइक, मतलब वेव की तरह ना, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे वेव की तरह। दूसरा पार्टिकल लाइक। अभी बताती हूँ कैसे था। बेसिकली उसने ये बताया था, तो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें, ये जो है ऐसे करके ये तो इलेक्ट्रिकली हो रही है, और मैग्नेटिक भी ऐसे ऐसे चल रही है। ये चीज़ बताया। ठीक है, अब आगे बताएंगी। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक, इसने और क्या बताया, एक्सपेरिमेंट बताया, मतलब और अच्छे से रिजल्ट बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, इसने बता दिया था, किसी में बोहर ने बताया था, याद कर लेना। अब ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि वेव नेचर कैसा है। एक सेकेंड में देखते हैं क्या है। theory of electromagnetic waves and emission of such waves by accelerating charge। अब बताओ, ये जो वेव लाइक जो चल रहे हैं वो चल किससे रहे हैं पार्टिकल, वो क्यों चले, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है, वेव लाइक चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड मतलब इन्हें कोई धक्का दे रहा है, बेसिकली चले जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल, इन्हीं को कहते हैं वेव। ठीक है, ये किसने निकाला था, क्लार्क मैक्सवेल, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर बाद में इसको हेनरिक हर्ट्ज़ नाम के बंदे ने और अच्छे से बताया था। अब ये देखते हैं क्या, जेम्स मैक्सवेल, ये नाम याद करने की जरूरत है। जेम्स मैक्सवेल 1870 बस फर्स्ट, अच्छा सेम ही तो नाम है, फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज़। इसके छोड़ो यार, ये तो बहुत लंबा लिख रखा है इसने, इतना तो है भी नहीं। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन एज अर्ली स्पेक्ट्रम। ठीक है, न्यूटन लाइट वॉज द, ये सब फालतू है। मैक्सवेल ने क्या होता है, मैक्सवेल वॉज अगेन फर्स्ट टू रिवील द लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड ऑक्सीलेटेड। अच्छा, इसलिए बताया जो वेव नेचर होता है ना, उसमें वो कैसे ऑक्सीलेट होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल जो वेव लाइक जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ऑक्सीलेट करते हैं, वो कैसे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल दोनों करेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल देखो ऐसे ऐसे चलता है और मैग्नेटिकल ऐसे ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिकल वाई एक्सिस में चलता है, तो उसको ऐसे ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे ऊपर 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 ऊपर, और जो वो होता है वो वाई एक्सिस में चलता है, ऐसे ऐसे दिखाती हूँ। कोशिश करती हूँ बनाने की।
इसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो जो ये है वो लेटा लेटा चलता है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, ये लेटा हुआ है बेसिकली, ऐसे लेटा हुआ है। और जो वो है क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो ऊपर ऊपर चल रहा है, समझ रहे, वो इसके ऊपर ऊपर चलेगा। ये इलेक्ट्रिकल है, ये मैग्नेटिकल है, ऊपर ऊपर चलता है। तो बस ये है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये बस समझ लेना। देखो लिखा है ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये क्या हुआ, अब अनलाइक साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, ये वो वाली वेव्स नहीं, साउंड वेव्स नहीं है, ना कि जो वेव्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता मूव करने के लिए वैक्यूम में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ। एक ये दूसरा परपेंडिकुलर है, दूसरा इसको कोई मीडियम नहीं, डूरा रिक्वायर यानी मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नाउ वेल established that देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अदर इन वेवलेंथ। इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। ये इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें वेव, इसमें क्या कहते हैं, सबकी फ्रिक्वेंसी और वो सब अलग अलग होती है, वेवलेंथ। वैसे ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है, ये मैं सोच रही हूँ अगली वीडियो में पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा कवर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।